डीपीएसपी चल रहा है और डीपीएसपी में कौन सा राष्ट्र हमारा हो गया राजस्थान का हो गया कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी तो काम सहायता और लोक शिक्षा पाने का अधिकार 42 में शिक्षा 42 शिक्षा मानव
कार्य के लिए मानवोचित दशाओं की व्यवस्था करना कि कम से कम जहाँ पे व्यक्ति काम कर रहा है ऐसी परिस्थितियां हो, काम करने लायक परिस्थितियां। 43 में क्या कहा गया है? उद्योगों के प्रबंधन का प्रयास और व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए 43 हो जाएगा। और 43 का अगला कौन सा जाएगा हमारा? 43A। चलो पहले 2-3 लिख लो, तब तक आ रहा है इसको एक्सप्लेनेशन समझा दो। ठीक है, अगर लिख लो 2-3 आर्टिकल लिख लो, 43 पर लिखो 43A लिख लो, इसको फिर समझा देंगे। 43A इसे लिखो, 43A में लिखो उद्योगों के प्रबंधन में, 43A में लिखो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका सुनिश्चित करना, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 ये हो गया। अगले अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता लागू करने का, एक समान सिविल संहिता, सिविल एक समान सिविल संहिता लागू करने का राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा एवं पोषाहार की व्यवस्था, शिक्षा एवं पोषाहार की व्यवस्था राज्य करेगा, राज्य करेगा। फिर आगे होगा यहाँ तक मैं देख लो 43A में आपसे कहा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका सुनिश्चित करना का प्रयास करेगा। इसका मतलब है जैसे मान लिया कोई मैनेजमेंट है, किसी तरीके का कोई संस्था वगैरह चली, वहाँ पे कर्मचारी है और मैनेजर मैनेजमेंट वर्क लोग, तो दोनों में किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया अगर मैनेजर लोग जो है उनको अगर ये ना कहा जाए कि आप मजदूरों के हितों का ध्यान रखेंगे, तो क्यों ध्यान रखेंगे? कोई मतलब वो ऐसी नीतियाँ बनाएंगे क्या पता मजदूरों के हित में हो या ना हो। अगर मैनेजमेंट कोई भी नीतियाँ बनाए तो उसमें अगर मजदूरों से पूछे यहाँ ऐसी नीतियाँ आपके हित में है या नहीं है, अगर पूछे तो दोनों लोग ढंग से काम करेंगे, मैनेजर और मजदूर भी काम बना रहे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उद्योगों के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में कर्मचारियों की भूमिका सुनिश्चित करना। सामान्यतः कई बार देखते होंगे हम लोग कि किसी भी संस्था में आपको क्या मिल जाएंगे, वहाँ की यूनियन लीडर मिल जाती है, यूनियन लीडर होते हैं। तो यूनियन लीडर क्या करते हैं, अपने जो वर्कर्स होते हैं उनकी सबकी बात कहाँ तक पहुँचाती है, ऊपर अपने ऑफिस तक पहुँचाती है। तो इसके माध्यम से छोटे छोटे वर्कर्स के हितों की सुरक्षा हो जाती है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? 43 से कि जब भी उद्योगों का मैनेजमेंट किया जाएगा तो वहाँ पर छोटे छोटे कर्मचारियों से भी पूछा जाएगा, उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। 44 में कहा गया है एक समान सिविल संहिता। हमारे दो प्रकार के कानून होते हैं, कौन सा है? आईपीसी, सीआरपीसी, जिसको बीएनएस बदल दिया गया, और दूसरा कौन सा? सिविल प्रोसीजर कोड। यानी कि दो प्रकार के कानून, या तो सिविल कानून या फिर क्रिमिनल कानून। दो प्रकार का क्रिमिनल जिसको कहते हैं, सिविल जिसको कहते हैं। क्रिमिनल कानून जिसको कहते हैं, सिविल कानून
छोट हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा क्रिमिनल, और केवल आर्थिक क्षति तो कौन सा हो जाएगा सिविल। ठीक है, इस तरीके तो दो तरीके के क्या होता है सिविल या फिर क्रिमिनल। और जैसे मान लीजिए विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति, तलाक, ये सब कैसे मतलब सिविल होते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी लड़ाई झगड़ा मतलब विवाह हो गया, विवाह क्या हो गया हमारा ये सिविल है। लेकिन विवाह के दौरान अगर किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है किसी को तो वो क्या हो जाएगा वो क्रिमिनल हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट घरेलू हिंसा 2005 के तहत कार्रवाई किया गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्रिमिनल हो जाएगा। विवाह किसमें है सिविल में, लेकिन विवाह के बाद अगर किसी तरीके का प्रश्न जब हो गया क्रिमिनल हो जाएगा। तो जितने भी लोग केस देखते हैं क्रिमिनल केस की बात करें तो पूरे भारत में एक समान क्रिमिनल केस लागू होते हैं, किसी भी धर्म के किसी भी जाति के एक समान क्रिमिनल केस लागू होते हैं, लेकिन सिविल कानून एक समान लागू नहीं होते। हर धर्म के अपने अलग अलग पर्सनल कानून होते हैं उनके लिए लागू होते हैं। जैसे इस्लाम में चलता है शरीयत कानून, ठीक है 1937 का शरीयत कानून है, तो वहाँ पर विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति, तलाक उनके लिए कानून अलग है, इस्लाम में कानून अलग है। बाकी हिंदू मैरिज के कानून अलग होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो किसी व्यक्ति को अगर इस्लाम का व्यक्ति है वहाँ पर अगर तलाक का कोई केस है तो उसका प्रोसीजर अलग है, तो शरीयत कानून के तहत सजा किया जाएगा। और अगर कोई हिंदू या फिर सिख वो व्यक्ति है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सजा किया जाएगा। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो ऐसा कोई एक समान सिविल कानून नहीं है कोई बात नहीं, क्रिमिनल तो लागू होता है लेकिन सिविल कानून सबके बात में लागू नहीं होता है। किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी है तो बीएनएस की धारा 100 सब पर एक समान ढंग से लागू, चाहे किसी भी धर्म का किसी भी जाति का व्यक्ति। लेकिन सिविल केस है जैसे मैंने विवाह किया है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह किया गया है तो उसकी प्रोसीजर अलग है, ठीक है, और शरीयत के तहत विवाह किया गया तो उसकी प्रोसीजर अलग है। तो पूरे भारत में एक समान सिविल कानून लागू करने का प्रयास करेगा राज्य को कहा गया 44 का, लेकिन अभी तक पूरे भारत में एक समान सिविल कानून लागू है नहीं। केवल एक राज्य ऐसा था जहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात सिविल कानून लागू हुआ, कौन सा हमारा गोवा, गोवा में सिविल कानून लागू हुआ। अभी रिसेंट एक राज्य में लागू किया वो कौन सा उत्तराखंड, तो यहाँ पर आपके राज्य है उसी राज्य है कि स्वतंत्रता के पश्चात सिविल कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो गोवा नहीं लगाना, ठीक है, कौन सा लगाना है उत्तराखंड लगाना, क्योंकि गोवा में ऑलरेडी लागू पहले से स्वतंत्रता से पहले से ही लागू, जब से वहाँ पर कौन थे पुर्तगालियों का शासन था तब से वहाँ पे लागू। हमारे यहाँ स्वतंत्रता के पश्चात कौन से राज्य लगाया गया है उत्तराखंड में लगाया, तो ही राज्य की तरफ से हमारा सिविल कानून लागू है, बाकी कहीं लागू नहीं है। अभी एक राज्य और बन सकता है तो कौन सा गुजरात, वहाँ प्रोसीजर चल रहा है, अभी फिलहाल करना नहीं है, तो अभी दो राज्य आपको याद रखने हैं, एक कौन सा गोवा, दूसरा कौन सा उत्तराखंड। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति ने विवाह किया या तलाक का मामला है, उत्तराधिकार का मामला है, उससे सबके लिए एक समान लागू होगा, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ एक समान लागू नहीं होता, उत्तराखंड और गोवा में एक समान लागू होता है किसी भी धर्म का व्यक्ति इस तरीके से। ये मेरा कौन सा है समान सिविल सहायता, अभी समान बात पर आ जाएगा ठीक है। तो समान सिविल सहायता से रिलेटेड एक केस आया था शाहबानो प्रकरण, सुना होगा कहीं, ठीक है, तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से करेंगे। आर्टिकल 45 में कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का राज्य प्रयास रहेगा और पोषाहार की व्यवस्था करेगा। इसको चेंज किया गया था कभी, आर्टिकल 45 को चेंज किया गया, कब चेंज किया कोई संविधान संशोधन आया जिसके बाद उसको चेंज किया गया, मतलब 86 में संविधान संशोधन का चेंज किया गया। 86 में संविधान संशोधन द्वारा कहाँ चेंज किया गया, 86 में संविधान संशोधन द्वारा कहाँ चेंज किया गया, तो जगह पे चेंज किया गया 21A, एक तो हमारे फंडामेंटल राइट में चेंज किया गया, 21A हो जाएगा। और कौन सा चेंज किया गया, और कैसे को चेंज किया गया, फंडामेंटल बीच में चेंज किया गया, कौन सा फंडामेंटल बीच 11 है वो शामिल की गई 86 में उधर। एक चीज और चेंज की गई वो कौन सी थी, डीपीएसपी के आर्टिकल 45 की भाषा चेंज की गई। 45 से पहले क्या लिखा हुआ था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करेगा, वो हमारा फंडामेंटल राइट बता दिया कौन से में आर्टिकल 21A में। तो इसकी भाषा चेंज करके क्या कर दी गई 6 वर्ष से कम आयु, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा 86 में संविधान संशोधन। आर्टिकल 45 के अंतर्गत कोई योजना चल रही है वो आंगनवाड़ी में पोषण योजना चलती कौन सी चलती है, इसी आर्टिकल 45 बच्चों को जो खाद्यान्न की जो चना की दाल और दलिया वगैरह दिया जाता है वो कौन से आर्टिकल में दिया, आर्टिकल 45 में। इस आर्टिकल 45 में वो अगला हमारे आर्टिकल 46
जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना तथा हर प्रकार के शोषण व सामाजिक अन्याय से, हर प्रकार के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। मतलब ये होता है कि SC, ST और OBC वर्ग के लोग हैं, इनके लिए नीतियां इस तरीके से बनाई जाए ताकि इनके शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो सके, इसके अलावा इनके रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। अगर SC, ST, OBC वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये अगर आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अगर मजबूत होंगे तो उनका शोषण होगा कहीं पे वर्ग से। मानिए हम लोग एक बार देखते हैं, अगर जहाँ पे हम लोगों के लिए नॉलेज पॉलिसी कम है तो वहाँ पे अगर कोई कहीं पे जाएगा सुन लेंगे, तुरंत सुन लेते और वही बार हमें जानकारी है तो अगर कोई कहेगा तो तुरंत क्या करें, उसका जवाब दे। तो अगर इन लोगों को SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को अगर शिक्षा और आर्थिक रूप से सक्षम बना दिया जाए ताकि इन लोगों का शोषण, हर तरीके का शोषण और सामाजिक अन्याय से लोगों को बचाया जा सके, तो इसका कुछ करती है सरकार, इसके लिए कुछ किया गया है। SC, ST, OBC के लिए कुछ कोई एग्जाम्पल बताओ तो इन लोगों को SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का, अर्थव्यवस्था संबंधी और शिक्षा संबंधी मामलों में आगे बढ़ाने का कोई प्रयास किया गया, कोई एग्जाम्पल है। कई बार आप लोग बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम्स चलती हैं जिसमें SC, ST, OBC के लोगों के लिए पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। या तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे कोई स्कीम, कोई IAS के लिए कोई कोचिंग चलती है, संस्कृत करके कोई एक है, ये अल्पसंख्यक वर्ग वाली है, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सी हमारे स्कॉलरशिप वाली है, आपको बता दें स्कॉलरशिप में बहुत से ऐसे स्कीम्स होती है जिसमें SC, ST और OBC वर्ग के लोग ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और अगर देखें क्या होता है, ये उसी को प्रमोट करने के लिए होता है। और अगर देख लीजिए मानिए आप लोग देखा होगा कि कोई मानिए से किसी स्कीम विशेष के तहत कोई स्पेशल स्कीम निकाली, उस स्कीम के तहत केवल OBC वर्ग को शामिल कर दिया या SC वर्ग के लिए शामिल। स्टार्टअप की स्कीम से चलती है तो स्टार्टअप स्कीम चली, वो किसके लिए, केवल महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। ऐसी कोई स्पेशल स्कीम चला दी वो केवल OBC वर्ग के लिए, SC वर्ग के लिए, ST वर्ग के लिए। तो आर्टिकल 46 के तहत लोगों को प्रमोट करने के लिए ऐसी स्कीम चलाई जाती है। अगले को आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में लिखो, लोगों के पोषाहार स्तर, न्यूट्रिशन लेवल, लोगों के पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य, लोगों के पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य को, लोगों के पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य को, पब्लिक हेल्थ को, स्तर आधा सा और स्तर ऐसा लेवल, लोगों के पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना राज्य
राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। एवं राज्य मादक पदार्थों को, मादक शराब वाले बोले, मादक पदार्थों को हतोत्साहित करने का, मादक पदार्थों को हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा, हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा। कौन सा हो जाता है? हो जाता है आर्टिकल 47। इसमें क्या है? इसका मतलब लोगों के पोषाहार स्तर को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। पोषाहार स्तर में न्यूट्रिशन लेवल, उसी के साथ जैसे पूछा था कि जैसे मतलब जो बच्चों के लिए दिया जाता है, तो जैसे वो बड़ों को भी दिया जाता है, तो जब बच्चों को दिया जाता है तो कौन सा आर्टिकल होता है? 45 है। और जब 5-6 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जाता है तो कौन सा? आर्टिकल 47। ठीक है, सभी लोगों के पोषाहार स्तर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 47 हो जाएगा। और केवल बच्चों के अंदर पोषाहार स्तर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 45 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि लोगों के पोषाहार स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। इसके अलावा और क्या काम करेगा? लोक स्वास्थ्य का प्रयास करेगा। लोक स्वास्थ्य के साथ साथ मादक पदार्थों के प्रयोग को हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा। तो 3 चीजें है। पहली कौन सी? लोगों का पोषाहार स्तर, उसको सुधारने का प्रयास करेगा, इसके लिए अलग काम करेगा। दूसरा पब्लिक हेल्थ के लिए अलग काम करेगा। और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया मादक पदार्थों को हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा। तीनों प्रकार के कोई एग्जाम्पल बता सकते हो कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया हो जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने का कोई ऐसा एग्जाम्पल बता? कोई आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना कह सकते हैं। लोगों के पोषाहार स्तर, एक तो ये बात कही गई है। दूसरा कौन सा? लोक स्वास्थ्य, दूसरा ये बात कही गई है। और तीसरा कौन सा बात कहा गया है? तीसरा ये भी कहा गया है कि मादक पदार्थों को हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा। ये 3 काम कहे गए। तो जैसे पोषाहार स्तर को बढ़ावा देने की अगर बात करें तो इस समय कई योजनाएं चल रही है। जैसे पोषण मिशन की योजना चलती है, तो पोषण मिशन के माध्यम से लोगों के पोषाहार स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाता है। इसमें होता है कि ये भी जैसे मान लिया 2 चीजें होती है, एक शब्द अगला हमारे सामने शब्द होता है, इसको क्या कहते हैं? कुपोषण, कुपोषण, मॉल न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको, कुपोषण। तो कुपोषण में 2 चीजें आ जाती है। बहुत ज्यादा खाने पीने को नहीं मिल रहा तो कुपोषित है, यही होता है कि कुपोषण होना। पोषण यही नहीं होता कि केवल खाने पीने को मिल रहा है, जरूरत से ज्यादा खाने पीने को मिल रहा है, वो भी कुपोषण ही है। 2 चीजें होती है, एक अपने कर दिया कुपोषण और दूसरा कौन सा कर दिया? कुपोषण। स्थिति दोनों खतरनाक है, ठीक है। कुपोषण कुपोषण दोनों स्थिति खतरनाक है। स्थिति कौन सी ठीक है? पोषण, लेकिन ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब ये है कि खाना तो मिल ही रहा है, खाने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी मिले। पोषक तत्व नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को कुपोषण बोलते हैं। अगर पोषक तत्व नहीं है और खाना पर्याप्त मिल रहा है तो जरूरत से ज्यादा मोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब पोषक तत्व भी नहीं मिल रहे और खाने को भी नहीं, तो जरूरत से ज्यादा मोटे नहीं जाएंगे। स्थिति कैसी है? दोनों ही बेकार, ठीक है। बीच की लेवल होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं?
का प्रयास करेगा। इसके लिए हम लोग एक स्कीम ले सकते हैं पोषण मिशन। तो पोषण मिशन माना जाता है कौन से आर्टिकल में कर जाता है? आर्टिकल 43 में कर जाता है। दूसरा लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का राज्य प्रयास करेगा। इसके लिए ये योजना प्रधानमंत्री, ठीक है, और ये तो कार्ड होता है आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। ये काहे के लिए होती है? लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए होती है। एक चीज ये आती मानक पदार्थों को हतोत्साहित करने का राज्य प्रयास करेगा। अब जो मानक पदार्थ को हतोत्साहित करने का राज्य प्रयास करेगा, इसका मतलब होता है कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाए कि मानक पदार्थों का सेवन ना करें। तो इसके लिए राज्य क्या करता है? वो सिगरेट का जो पैकेट आता है, सिगरेट का पैकेट होता है, सिगरेट का पैकेट का देखेंगे ऐसे वाले इतना बड़ा ऐसे निकल एक पैकेट है, तो इस पैकेट में कितने बड़े हिस्से हैं? नहीं सकते, इतना बड़े साफ साफ वो पेंसिल टाइप का बना होगा, उसमें लिखा होगा साफ स्पष्ट शब्दों में कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ऐसे लिखते नहीं, मतलब स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं ताकि आदमी पढ़ ले, वो कहना तंबाकू खाने से कैंसर होता है, मर जाए। कोई बात नहीं, मर जाए खाने से, ठीक है। मतलब ये स्पष्ट रूप से लिखो कि तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर होता है, तंबाकू जानलेवा, ये सब बातें स्पष्ट रूप से लिखिए। बावजूद इसके इस चीज को लोग और सीमित स्तर पे क्या करते हैं? छोड़ते, वरना क्या करते हैं? खाते थे। सबको पता है कि हानिकारक है, फिर भी खाते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? कि सोची है कि जब हम सबको पता है कि हाँ तंबाकू जानलेवा है, शराब जानलेवा है, सबको पता है, फिर भी इतना ज्यादा इसका कंजम्पशन क्यों हो रहा है? और सबसे ज्यादा टैक्स नीचे लिया जाता है। जैसे शराब की अगर बात करें, शराब और पेट्रोलियम दो सरकार के राजस्व के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। कोरोना वाला पीरियड लगा, कोरोना वाले पीरियड में देखा वहाँ पे सारा का सारा सिस्टम होता है शराब की दुकान क्यों? क्योंकि वो सरकार के राजस्व का एक स्रोत है बहुत बड़ा। अब सरकार इस तरह का कर रही है, सबसे ज्यादा आय किसको देनी है? सरकार इसको इतना हतोत्साहित कर रही है, बावजूद इसके ये चीजें इतनी ज्यादा बिक रही है। इसकी वजह क्या होती है? हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट होता है लोच का कॉन्सेप्ट। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है लोच का कॉन्सेप्ट, लोच बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनकी चाहे कीमतें कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन उनकी कीमत ज्यादा बढ़ने से उनकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखा था, इकोनॉमी का सीधा सा कॉन्सेप्ट कौन सा चलता है? डिमांड एंड सप्लाई। इसका प्रभाव किसमें पड़ता है? प्राइस में पड़ता है। किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है और उस चीज की सप्लाई मान लिया कम है, तो प्राइस अपने आप क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इस तरीके से सिस्टम चलता है कि किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं? उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। हम लोग वो चीज यूज ना करके उसी से मिलती जुलती कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लिया हम लोग सब्जी यूज करते हैं प्याज, ठीक है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग सब्जी यूज करते हैं प्याज। मान लिया किसी समय अगर प्याज की कीमतें बढ़ जाए और जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो सब्जी में जितना मिनिमम प्याज डालेंगे उतना डालेंगे, और जितना सैलेड के रूप में खाते हैं उतना प्याज ना खा के उसकी जगह पे कौन सी क्या ठीक है? करते के बाद नहीं करते, मतलब होता है ये इकोनॉमी का सीधा कॉन्सेप्ट है कि कई बार ऐसा होता है कि प्राइस का डिमांड से सीधा संपर्क है। मतलब डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो सीधा एकदम सीधा क्रोनोलॉजी में सीधा बैठा है कि किसी चीज की डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। मतलब डिमांड और सप्लाई प्राइस का संबंध कैसा है? सीधा सीधा संबंध है। तो यहाँ पर तो ये तो नहीं, प्याज की कीमतें बढ़ रही है, मतलब प्याज की डिमांड बढ़ रही है, ये तो है। लेकिन हम इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। हम तुरंत क्या करेंगे? प्याज हम क्या करेंगे? मूली का इसका स्टार्ट कर देते, गाजर का स्टार्ट कर देते, करते के बाद घर पे नहीं करते, रेट ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि सब्जी में मिनिमम डालेंगे, लेकिन जो सलाद के रूप में खाते हैं वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है। लेकिन क्यों? इसका क्या है? तो इसका फर्क किससे हो रहा है? लोच से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनकी कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ जाए, उनके प्राइस पर उनका मतलब उनकी डिमांड पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसका एक एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं? शराब का एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? पेट्रोलियम का एग्जांपल ले सकते हैं। इनका कनेक्शन होता है लोच से, मतलब है कि इनकी कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ा दी जाए, पीने वाले पिए नहीं चाहिए, ठीक है? मतलब ये है कि इनकी डिमांड पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, ये चीज होती है।
लीटर। तो जैसे मान लिया पेट्रोलियम का एग्जाम्पल ले लें, मान लिया हम अगर अपने घर से रोज यहाँ बाइक से आ रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि यहाँ बाइक से आए थोड़ा सा बच जाएगा, बाकी किसी वाहन से जाने से ज़्यादा जाएगा, ऐसा करके बाइक से चलते हैं, ये हमने मान लिया। अभी मान लिया कि पेट्रोल का मिलता है 95 रुपये लीटर, 102 रुपये लीटर, वो लेकिन पेट्रोल का आते हैं सीधा वाला और बिना सीधा वाला। मान लिया कि हमें 95 वाले ले लेते हैं, मान लिया पेट्रोल कौन सा लगाते हैं, 95 रुपये लीटर पेट्रोल लगाते हैं। मान लिया इस पेट्रोल की कीमतें आज बढ़ के 100 रुपया लीटर हो जाए, पेट्रोल की कितनी हुई 100 रुपये लीटर हो, तो आप ये बताओ कि हम ये करेंगे कैसा करते हैं, डीजल से यहाँ से आते हैं, बाइक से आते हैं और यहाँ तक बाइक से, जब यहाँ से जाएंगे तो चूंकि 5 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो गया है, 5 रुपये लीटर का मतलब है करीब 3 किलोमीटर का हमारा दिक्कत हो जाएगी भाई। 50 का एवरेज में ले लेते तो करीब 2.5 किलोमीटर, तो क्या हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से जाएंगे तो 2.5 किलोमीटर पीछे बाइक छोड़ देंगे और फिर पैदल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, जाएंगे ठीक है। तो पेट्रोलियम और शराब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी मांग का उनकी डिमांड मांग का उनके प्राइस से ज्यादा कनेक्शन होता नहीं, ठीक। तो मादक पदार्थों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य केवल कौन सी पॉलिसी अपनाता है, टैक्स बढ़ाता है। कई बार टैक्स क्या कर देगा, बढ़ा देगा। शराब पेट्रोलियम सब जगह टैक्स नहीं बनता है। पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोलियम अगर 100 रुपये लीटर है तो अगर इसमें किसी तरीके का टैक्स ना लिया जाए, किसी तरीके का टैक्स ना लिया जाए तो पेट्रोलियम की अगर ओरिजिनल कीमतें बहुत ज़्यादा 25-30 रुपये लीटर पड़ेगा जाके, ठीक है 25-30-40 इससे हाथ इससे ज़्यादा 40 रुपये लीटर से ज़्यादा किसी हाथ नहीं पड़ेगा, पूरा जिस तरीके को रिफाइन करके आते हैं। लेकिन तो टैक्स इतना ज़्यादा लगाया जाता है ताकि टैक्स लगाने का कितना हो जाता है, ये इतना ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह होती है कि ज़्यादा टैक्स लगाए तो लोग क्या करेंगे, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग ज़्यादा करेंगे और अपने निजी वाहन का प्रयोग कम करेंगे, लेकिन फिर भी इसका ज़्यादा फर्क पड़ता है। नहीं, किराया तो बढ़ा देंगे लेकिन उससे प्रदूषण तो कम होगा। ऐसे समझो मान लिया हम अपनी बाइक से आ रहे हैं, मान लिया हम अपनी बाइक से आ रहे हैं बीसलपुर से यहाँ पर, मान लिया हम लोग 20 लोग आते हैं, हम 20 लोग आते हैं और 20 से 20 लोग अपनी बाइक से आते हैं, ठीक। तो मतलब ये अगर बीसलपुर से पीलीभीत तक आने के लिए 1.5 लीटर पेट्रोल लगता है एक बाइक पे, और 20 लोग आ रहे हैं, मान लिया 20 से 20 अपनी बाइक से आ रहे हैं, कितना लीटर पेट्रोल खत्म हो जाएगा, 20-30 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाएगा, 30 लीटर पेट्रोल खत्म हुआ। और बढ़िया 20 से 20 लोग एक मैजिक से आ जाए, ठीक है, एक मैजिक से आ जाए तो उसका कितना हो जाएगा, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर भाई 35-40 किलोमीटर है, मतलब 3 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाएगा। कहाँ 30 लीटर, कहाँ 3 लीटर डीजल पूरी खत्म होगा, डीजल पेट्रोल होगा, तो प्रदूषण किससे ज्यादा होगा, इन लोगों से ज्यादा होगा, इन लोगों से ज्यादा होगा, इनसे ज्यादा होगा, इनसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए किया जाता है ताकि टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग सार्वजनिक वाहन का प्रयोग ज्यादा करेंगे, निजी वाहन का प्रयोग कम करेंगे, प्रदूषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। इसलिए हालांकि इसका ज्यादा असर पड़ता नहीं। तो ये सब किसके लिए किए जाते हैं, ये सब मादक पदार्थों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने शराब पर टैक्स बढ़ा दी, फिर सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया, गुटखा पर टैक्स बढ़ा दिया, ताकि चीजों का प्रयोग लोग क्या करें, कम से कम, ठीक। इस तरह ये हमारा क्या है आर्टिकल 47। अब तो ये हमारा पीछे छूटा हुआ है, अभी लोग जो हमारा आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में आपको बताया था एक केस आया था, इस केस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेस क्या है। तो ये केस हमारा आया था, इस केस को हम लोग कहते हैं शाहबानो वर्सेस अहमद खान। शाहबानो वर्सेस अहमद खान, शाहबानो और अहमद खान का ऊपर था कि जो अहमद खान है इनकी पत्नी है कौन, शाहबानो। तो शाहबानो को इन्होंने तलाक दे दिया, वो 3 तलाक वाला केस है। शाहबानो को अहमद खान ने तलाक दे दिया। इस्लाम में विवाह के समय एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं मेहर की राशि, मेहर, ये मेहर की राशि चलती है। इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मेहर की राशि फिक्स की जाती है। तो से बाकी अगर से जो हिंदू मैरिज एक्ट की तरह जब भी देखेंगे अगर तलाक होता है तो उसके क्या दिया जाता है, गुजारा भत्ता दिया जाता है, गुजारा भत्ता ये दिया जाता है। लेकिन इस्लाम में कौन सी राशि मिलती है, मेहर। कि अगर किसी तरीके से विवाह में छेद की स्थिति आती है, तलाक की स्थिति आती है, कौन सी राशि दी जाएगी, यही मेहर की राशि दी जाएगी। अब मान लिया है के तौर पे अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, 2025 चल रहा है, किसी का विवाह मान लिया आज हुआ और मैंने इस मेहर के तौर पे राशि 5 लाख रुपए फिक्स कर दी, 5 लाख रुपए की मेहर की राशि है। तो आज 2025 में ये राशि कितनी फिक्स की गई है, 5 लाख फिक्स की। मान लिया कि अभी विवाह ठीक ठाक चल रहा है, 25 साल तक दोनों साथ साथ रहे और 2050
लास्ट में पैरा ना आपको अपना होगा तो सही रहेगी, ठीक है, बहुत बेकार टाइप होती है। पहले क्या करते हैं, तलाक ले लेते हैं, तलाक ले लिया, तलाक ले तो बेहल की राशि कितनी, 5 लाख रुपए की राशि थी। हमें बताओ जो 5 लाख रुपए की वैल्यू आज है, क्या वही 5 लाख रुपए की वैल्यू 2050 में रहेगी क्या? नहीं रहेगी। बस सीधी सी बात है, आज अगर हम लोगों की जेब में जो रुपया आज जिस पैसे की वैल्यू है, क्या आज से 20 साल 25 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? ऐसा था नहीं। जैसे एक आदमी सोने का ही सिस्टम है, सोना है, आज सोना खरीदने का मतलब 95,000 रुपए के आसपास है, 95,000 रुपए के आसपास की बात कर रहे हैं। सोना 95,000 रुपए के आसपास है। हमें वो अच्छे जाने 2005-6 के आसपास लगभग सोने की कीमत 6,000 रुपए ये सोने के आसपास, 2005-6 के आसपास। 2006 में क्या हमें इसलिए जाने को उस समय सबसे बड़ी हमारा विभाग हुआ था उसमें, तो 2004, ठीक है, तो उस समय करीब सोने की कीमत इतनी थी 6,000 रुपए के आसपास थी। तो सोचो कहाँ 6,000 रुपए उस समय 2004-5 में, आज 2025 20 साल में 6,000 रुपए सोना कितने हो गए, 95,000 हो गए। मतलब किसी ने अगर हमने उनको 10 ग्राम का अगर कोई आइटम दिया होगा तो कितने का दिया होगा, 6,000 रुपए का। आज कोई 10 ग्राम वाला आइटम कितने का होगा, 95,000, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब ऐसा नहीं कि अरे वाह उस समय लेके रख लेते मजा आ जाता, उस समय यही 6,000 बहुत था, ठीक है। तो उस समय 6,000 की वैल्यू आज की कितने बराबर है, 95,000, ठीक। तो आज से 25 साल बाद ये 5 लाख रुपए की वैल्यू इतनी नहीं रह जाएगी, लेकिन देगा कितना देना पड़ेगा, 5 लाख ही देना पड़ेगा। तो मेहर की राशि में सामंजस्य नहीं है, ठीक। इस तरीके तो हुआ ये था, अहमद खान ने शाहबानो को तलाक दे दिया। जब तलाक दे दिया तो शाहबानो ने ये मामला कहाँ दायर कर दिया, कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पक्ष सुना और शाह अहमद खान ने पूछा इसमें अपना मुद्दा उठाया है शरीयत का मामला। ये कौन सा, ये शरीयत हमारे पर्सनल कानून का मामला है और शरीयत में किसी प्रकार का कोई गुजार भत्ता देने का प्रोसेस नहीं, मेहर की राशि है, मेहर की राशि हम दे रहे इस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा ठीक है, शाहबानो मुस्लिम समुदाय की महिला है और इन पर शरीयत कानून लागू होगा, मान रहे हैं, ठीक है। अहमद खान मुस्लिम समुदाय की व्यक्ति है, ये भी शरीयत के अनुसार चलेंगे, हम मान रहे हैं। लेकिन क्योंकि शाहबानो मुस्लिम महिला के साथ साथ एक महिला भी है, मतलब मुस्लिम समुदाय से बहुत अलग है, लेकिन कॉमन एक महिला भी तो है, एक भी तो कॉन्सेप्ट है। सीआरपीसी की धारा में 125 धारा आती है, सीआरपीसी की धारा 125 ही है, उसमें सभी महिलाओं को गुजार भत्ता देने की बात कही गई कि अगर किसी महिला का विवाह विच्छेदन होता है, तलाक की स्थिति होती है, तो उसको क्या, उसको गुजारा भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम शरीयत में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन क्योंकि शाहबानो एक महिला है और ये वाला जो गुजारा भत्ता वाला कॉन्सेप्ट है ये तो महिलाओं को, सभी महिलाओं को लागू होता है। सीआरपीसी आईपीसी किसी धर्म से संबंध थोड़ी है, ये तो पूरा धर्म से न्यूट्रल है। तो जब ये सभी महिलाओं पर लागू होता है तो मिला सकता है। अहमद खान तलाक दे तो कोई कितने आराम से तलाक दे सकते हैं, लेकिन इनको शाहबानो को क्या करना पड़ेगा, शाहबानो को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ठीक, ये केस आया था, ये क्या है, शाहबानो वर्सेस अहमद खान के। ये उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक, राजीव गांधी की सरकार थी। तो राजीव गांधी चाहे वोट बैंक की राजनीति समझ ली जाए चाहे कुछ भी समझ ली जाए, राजीव गांधी की सरकार ने तुरंत एक एक्ट पारित किया और एक एक्ट पारित करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया और कह दिया कि मुस्लिम महिलाओं पर ये पूरा कौन सा कानून लागू होता है, शरीयत, और शरीयत पर किसी तरीके का कोई भी प्रावधान आईपीसी या सीआरपीसी का लागू नहीं होगा, ठीक है। ये बात करेंगे तो यहाँ पर शाहबानो को अहमद खान से गुजारा भत्ता नहीं होगा, ठीक। तो ये प्रकरण आया था, बहुत फेमस प्रकरण था। सीधा सा क्वेश्चन ये किया गया कि शाहबानो वर्सेस अहमद खान ये मामला किससे संबंधित है। आर्टिकल अगर पूछे कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 44 हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट पूछा जाए किससे संबंधित है, समान सिविल संहिता से संबंधित। अभी तक की समान सिविल संहिता की बात करें तो दो जगह पर लागू है, एक कौन सा है गोवा, दूसरा कौन सा है उत्तराखंड के, दो राज्यों में लागू है। आपके अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लागू किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा जिसने यूसीसी लागू किया है, कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक। अब ये ना कहना कि अरे गोवा में तो लागू है तो गोवा के बाद उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तराखंड दूसरा नहीं है, यहाँ स्वतंत्रता से पहले से ही लागू है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक। बहुत सी चीजें कई बार कंफ्यूजन करने वाली होती है। परसों समीक्षा निकाली थी क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको जानकारी होगी, ऐसे करके बताएं। पहले दो स्टेटमेंट थे, पहला स्टेटमेंट था कि बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये पहला स्टेटमेंट।
कि बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एक स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही है, दोनों तो सही है, दोनों गलत। ये चीज हिस्ट्री में पढ़ी नहीं पढ़ी? और हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा दूसरा वाला सही है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सही है। बदरुद्दीन नहीं बोला, बताओ और किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है? पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सही है, लेकिन सरोजिनी नायडू पर कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। गलत है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष को एनी परसेंट है। ठीक है, देखो छोटा सा जरा सा क्वेश्चन हटाया, भारतीय सब हटाया, कंफ्यूज है, यही चीज है। बस इतनी ऐसी जरा सा कंफ्यूज करेगा उधर कि यहां से पूछेगा कौन से राज्य में पहले, कौन से राज्य में स्वतंत्रता के बाद पहले, तो हां पहला तो हुआ तो पहले से ही है, उत्तराखंड में लागू किया गया तो उत्तराखंड दूसरा हो गया, हुआ पहला स्वतंत्रता के पश्चात पहला कौन सा है? उत्तराखंड। वैसे ओवरऑल दूसरा होता है। ठीक है, अगर ऐसे करके क्वेश्चन आए कि हाल ही में भारत के उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू किया गया है, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है, तो कौन सा लगाएंगे? दूसरा लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न समझो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। और क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता के पश्चात यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा हो भी, तब इसको 12 समझ के तुरंत लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? उत्तराखंड लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न समझो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से उसका आंसर लगाना है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन के हिसाब से तुरंत क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो हमारा कौन सा जाता है? आर्टिकल 48 तक हो गया। ये सवालों के प्रकार दो लाइन में नहीं लिखोगे, एक पॉइंट बना के लिखो, नहीं ऐसे लिखो। हाँ नहीं सर, 4 मामलों में विवाह, उत्तराधिकार और विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति, इन मामलों में जो हमारा विकल्प शरीर लागू होता है, इनमें नहीं। अब वहाँ की खासकर महिलाओं के लिए किया गया है, तो महिलाओं के लिए चाहे वहाँ की महिला हो या दूसरी जगह की महिला हो। अब महिलाओं के मामले में मतलब उस धर्म की महिला हो या दूसरे धर्म की महिला हो, उत्तराखंड में सब महिलाएं किसी भी समान हो। ठीक है, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जैसे आपने देखा मैंने कोई हिंदू समुदाय का व्यक्ति है, अगर उसको तलाक लेना, हिंदू समुदाय के व्यक्ति को अगर तलाक लेना हो तो समझते हैं ये पत्नी है और उनके पति है, ऐसे करके तो इन दोनों का केस चल रहा है कोर्ट में। केस ऐसे तलाक नहीं ले सकते, ऐसे थोड़ी तलाक ले सकते, ठीक है, तो अपने घर जो अपने घर जाए थोड़ी होता है। तो इन दोनों का क्या चलेगा? केस चलेगा। जब तक दोनों सहमत नहीं हो जाएंगे तब तक तलाक नहीं मिलेगा। बस दोनों का सहमत होना जरूरी होता है, ये भी कहे कि हाँ हम तो नहीं देंगे, ये भी कहे हम नहीं रहेंगे, ठीक है, तो जाके तलाक मिलेगा। अगर एक ने कह दिया कि हमको तलाक नहीं देंगे और दूसरा कहे हमको तलाक देंगे, तो मामला थोड़ा सा कठिन हो जाता, नहीं हो जाता, फिर केस चलेगा। केस चलेगा इस तरीके, लेकिन शरीयत इस तरीके से टाइमिंग दी जाती है, मतलब टाइमिंग दी जाएगी, टाइमिंग दी, ठीक है, मतलब अगर किसी तरीके की सहमति है तो ठीक है, टाइमिंग दी जाएगी। आप इतने समय तक 2-3 महीने तक रखो, आप इतने समय तक अलग रखो, उसके बाद देखते क्या होता है। एक मतलब एक कानूनी प्रोसेस चलती लंबा समय है। शरीयत में ऐसा नहीं होता है, शरीयत में 2 चीजें, एक तो मुस्लिम महिला, माने यहाँ पर महिला, और दूसरे कौन है? पुरुष। तो यहाँ पर पुरुषों को अधिक रखा है, ठीक, पुरुषों अगर पुरुष की अगर महिला से तलाक 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 तलाक, महिलाओं को सामान्यतः शरीयत के तहत तलाक देने का अधिकार नहीं। यहाँ दोनों को हिंदू महिला में दे सकती है, अधिकार ज्यादा है, मतलब पहले पुरुष के पास अधिकार यहाँ पर ज्यादा है, महिला के पास अधिकार यहाँ पे कम है। शरीयत यहाँ पर दोनों को बराबर है। यहाँ पे पत्नी ने कह दिया कि हम तो तलाक नहीं देंगे, अरे पति कितना भी कुछ भी कर दे तलाक दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, और दूसरी जगह कर दे तो दिखा देंगे, ठीक है, अलग अलग रहे वो अगर दूसरी जगह करके तो ठीक है, तलाक ना ले रहे हैं, अलग अलग तो नहीं है, दूसरी जगह कर देते शादी, और दूसरी जगह करते कर ही नहीं तो समझो इनकी ऐसी तैसी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट स्पेशल मैरिज है, इसके तहत प्रावधान होते हैं। यहाँ पर मुस्लिम पुरुष को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, महिला को अधिकार कम है। जैसे भाई यहाँ पर यही वाला जरूर 11 घंटा का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता,
उसको काफी हद तक प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। जैसे मान लिया हालांकि जैसे कुछ ऐसा होगा कि अरे ये बात है जैसे दे दिए, लेकिन ये जेंडर न्यूट्रल हो गए। जैसे हमारे सामान्यतः कानून अगर देखेंगे तो कानून कई बार ऐसे होते हैं एक पक्ष की ओर झुके हुए हैं। हम लोग चूंकि जैसे मतलब हम लोग काफी जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अगर हम लोग इस चीज को देखें तो कई बार ऐसा होता है कि कानून एक तरफा झुके हुए हैं। जैसे मैंने ये अगर आप लोग बहुत से कानून ऐसे महिलाओं के पक्ष में है, ठीक, तो पुरुषों के एकदम अपोजिट चलेगा। तो ऐसा कई कानून अगर किसी दलित समुदाय के पक्ष में है तो जो उच्च वर्ग लोग उनकी एकदम अपोजिट चलेगा। अब वो इसलिए है क्योंकि उसमें कई बार उसका मिसयूज हुआ है। जैसे क्योंकि वैसे अगर किसी से पहले कोई सामान्य कोई व्यक्ति उससे कहे कि ना महिलाओं के पक्ष में बहुत ज्यादा कानून है और पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं, तो कहता अच्छा आप महिला के हित में बात करें तो ज्यादा 3-5 कर रहे हैं, लेकिन जो हम सब लोग सिविल सर्वेंट के हिसाब से आएगा तो हम लोगों को महिला या पुरुष के साथ नहीं सोचना है, हम लोग एकदम जेंडर न्यूट्रल होकर सोचना है। जेंडर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो कुछ चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये सच्चाई है कि हाँ कुछ कानून ऐसे थे महिलाओं के पक्ष में झुके हुए, अनावश्यक रूप से झुके होने चाहिए, झुके हुए होने चाहिए, क्योंकि महिलाओं की परिस्थितियां अलग है, पुरुषों की परिस्थितियां अलग है, लेकिन कुछ अनावश्यक रूप से झुके हुए। इसका एक आपको एग्जांपल मिल जाएगा 498 के आईपीसी धारा 498 ये क्या है, दहेज वाला, ठीक है, ये क्या है, एक तरफा कानून है झुका हुआ। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक उसको चेंज भी किया कि पहले ऐसा होता था कि जैसे थाने जाके रिपोर्ट दिखाई दी बस जिसका नाम नहीं दिया सब चीजें वो चले जाएंगे, कैसे लगे होता था ना, अभी चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब तुरंत गिरफ्तारी। तो ये काफी हद तक कुछ किया गया। तो यही चीज महिलाओं के मामले में बात करें तो शरीयत में महिलाओं को पुरुषों से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन हिमालय एक्ट में पुरुष महिलाओं से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं और महिलाएं भी पुरुषों से गुजारा भत्ता प्राप्त करती है। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मतलब ऐसा नहीं जेंडर न्यूट्रल होकर डिसीजन दिए कई बार, तो ऐसा नहीं है खाली महिलाएं ही पुरुषों से गुजारा भत्ता प्राप्त करेंगी। अगर किसी महिला कोई अगर महिला को पता लगे किसी रोजगार में है और उसका पति बेरोजगार है और दोनों को जगह तलाक हुआ है तो वो व्यक्ति उस महिला से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का हक रखता है। कई कोर्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आए। अभी वो एक केस चल रहा है ज्योति मौर्य वाला केस, ठीक है, अभी जल्दी में और कोई विवाद है, ज्योति मौर्य वाला केस आया एसडीएम ज्योति मौर्य, तो उसमें क्या हुआ, उनके पति आलोक मौर्य ने गुजारा भत्ता के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई किया कि हमें जो गुजारा भत्ता दिला जाए, उनकी पत्नी कौन है, एसडीएम है और हम कौन है, हमें फोर्थ क्लास कर्मचारी है और तबीयत हमारी ठीक नहीं रहती है, जितनी सैलरी मिलती है वो सब दवाई खर्चे दी जाती है, खर्चा हमारा चल नहीं पाता। और कई बार हाई कोर्ट या सुप्रीम हाई कोर्ट तक मामला चलेगा, अगर थोड़ा सा अगर हाई कोर्ट ठीक ठाक हो गया तो ज्योति मौर्य को देना पड़ेगा गुजारा, इस तरीके की तो ये चीजें हमारी होती है। तो ये वाला समझेगा, ऐसा ये कानून थोड़ा सा महिलाओं के पक्ष में नहीं है, बाकी वाला कानून ऐसा महिलाओं के पक्ष में। अगर हम लोगों को एकदम जेंडर न्यूट्रल होके धर्म से न्यूट्रल होके ऐसे कर सोचना है, हम लोगों को एक ना तो धर्म की तरफ सोचना है ना ही किसी एक जेंडर की तरफ सोचना है। ना हम पुरुष हैं तो पुरुषों को ज्यादा मिलना चाहिए, या हम महिला हैं तो महिलाओं को ज्यादा मिलना चाहिए। हम लोग क्या है, हम लोग सिविल सर्वेंट की तरफ सोचते हैं। कौन है, एक सिविल सर्वेंट, पूरी जिले की जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो पता लगे वहाँ चले ना, हमको पता लगे कलेक्टर साहिबा है तो बस साहिबा का ये करेंगे, साहेब अपने चले जाके तो दिक्कत हो जाएगी। आपको वहाँ क्या करें, न्यूट्रल रहने का काम करना है। तो यहाँ पर भी वो प्रोसेस अभी से फॉलो करके यहाँ पर आपको किसी जेंडर के हिसाब से नहीं सोचना कि ना बढ़िया ये काम तो बहुत बढ़िया था, महिलाओं के हित में था, पुरुषों के साथ ऐसा होना चाहिए नहीं, या कोई काम ऐसा पुरुषों के हित में है और महिलाओं के साथ ऐसा होना चाहिए नहीं, आपको कैसा जेंडर न्यूट्रल हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट एक नोट करो, सवाल मामले पहला पॉइंट उसके ऐसे कर लियो कि शाहबानो वर्सेस अहमद खान, शाहबानो वर्सेस अहमद खान मामले में, शाहबानो वर्सेस अहमद खान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, शाहबानो वर्सेस अहमद खान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता देने का, मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता देने का प्रावधान
किया था, प्रावधान किया था, किंतु तत्कालीन सरकार ने, उस समय की सरकार राजीव गांधी की सरकार थी, किंतु तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। किंतु तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। नहीं ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा दिया गया डिसीजन तो उसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पलटी, ठीक है। जैसे मान लिया केस वाले भारतीय का केस आया, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा दिया गया डिसीजन, तो इसको केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही पलट सकती है, इसको सुप्रीम कोर्ट मतलब संसद नहीं पलट सकती इस तरीके से। लेकिन अगर सामान्य कोई कानून के तहत फैसला दिया गया तो सामान्य कानून के तहत दिए गए फैसले को संसद ने कोई कानून लागू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, संसद के कानून सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है इस तरीके से। नहीं तो संसद ने कानून बना दे दिया उसमें नाम क्या होता है, तो ये उस समय वोट बैंक की राजनीति समझ में चल रही है, क्योंकि वोट बैंक किसका होने जा रहा है, ऐसे होने का कि कानून लेके चले वो सरकार हो भी सकता है। कई बार ऐसा होता है कुछ सरकारें होती हैं थोड़े से मजबूत डिसीजन लेने में सक्षम होती है, मजबूत डिसीजन ले लेती है, कुछ सरकारें ऐसी होती है मजबूत डिसीजन लेने से थोड़ा सा पीछे हट जाती है ये चीज। तो हाँ और चीजें तो पता है, लेकिन ये चीज मान जाएगी वर्तमान की सरकार है कई मामलों में मजबूत डिसीजन ले लेती है, बाकी चीजें अपनी जगह पे रह कि हम सरकार को पसंद करते हैं या नहीं वादा करेंगे, लेकिन ये चीज में पर्सनली अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो बहुत से डिसीजन मजबूत डिसीजन लेने में वर्तमान सरकार को ले लेती है। जैसे बढ़िया अभी पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके का एक्शन लिया गया तो ये छोटा मोटा डिसीजन नहीं था, ठीक है, ये बहुत मजबूत डिसीजन था और युद्ध किसी भी दिशा में जा सकता था। भाई जब हम लोग लड़ाई करते हैं तो लड़ाई स्टार्ट करना हमारे हाथ में है, खत्म करना हमारे हाथ में नहीं, कहां तक जाए, तो ऐसे डिसीजन लेना जो है ये इस मामले में कर सकती है। तो बाकी अगर उस समय का होता तो ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, ये सरकार को बड़ी नहीं करती, पर उस समय ऐसा डिसीजन ले लिया गया तो ये गुजारा रास्ता उस समय के लिए खारिज कर दी। तो ये इसको सुप्रीम कोर्ट के मानना नहीं होना है, तब माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने यदि डिसीजन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम गुजारा बता दिया है, अब कानून में नहीं लेके आ रहे, ऐसी करके खाली चिल्ला रहे हैं कि ना सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर देगा। ठीक, अगर आप बाकायदा पूरे तरीके से प्रोसीजर फॉलो करके तो ये कानून ले आते हैं कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार होगा, तो के साथ कौन सा मोहिनी थे और होती है तो कहते हैं शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार होगा, संसद में तुरंत क्या करते हैं कि हमसे ना पढ़ना चाहे एक संविधान संशोधन है तो क्या सेवा भाई सुप्रीम कोर्ट तो अपने डिसीजन को पढ़ा सकता है। आज तो कह दिया कि आज 6 से 14 पहले कहा सबको शिक्षा फिर कहते 6 से 14 वर्ष तक की मजबूत शिक्षा, कहीं पता लगा कोर्ट ने बात लेना कहते कि नहीं पीजी तक शिक्षा कराना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट कराना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी तो आज ही में संविधान संशोधन करके उसको परमानेंट कर देते हैं, संविधान संशोधन लेके 6 से 14 परमानेंट ये चीज होती है। अगर संविधान पीठ का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मामला है, तो उसको सामान्यता ऐसे करके नहीं पालन कर सकते, उसको हमारा क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की उसको खारिज कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में भारतीय केस में आगे बेसिक स्ट्रक्चर, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त करना है तो संसद कोई कानून नहीं ला सकती, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 15 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, क्योंकि इसमें कितनी बनी थी 13 न्यायाधीश, कम से कम 15 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, तो कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, बेसिक तब होगा सामान्य कानून नहीं पालन करते, तो ये सामान्य कानून था, इसको कोई वाला पैसा देना कोई संविधान की व्याख्या नहीं थी, बस सामान्य कानून का फर्क है इस तरीके। अगला लिख लो, उसका 47 हो गया, अगला लिख लो अनुच्छेद 48 पूरा हो गया, अगला लिखो अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 लिखो कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन की उन्नति का, कृषि एवं पशुपालन की उन्नति का राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा और दुधारू नस्ल के पशुओं को और दुधारू नस्ल के
पशुओं को संरक्षित करने का, दुधारू नस्ल के पशुओं को संरक्षित करने का राज्य प्रयास करेगा। राज्य प्रयास करेगा। इसमें देखो क्या होता है, 48 इस वाले मार्कों से आपको क्लियर दिख जाता है, इस वाले मार्कों से क्लियर दिखता है। वाले मार्कर सही नहीं आ रहा, मार्कर भूल आया, हम तो अपना मार्कर को नहीं आते, देखो मार्कर आप भूला है, वाला मार्कर हमारे पास सही चलता है, कभी पहले जाता है ना, चलो कोई बात नहीं, कल आप नहीं है, भूल नहीं जाते। अगला हमारे पास चल रहा है 48 में क्या कहा गया है? 48 में कहा गया है पहली बात तो कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन इनको प्रमोट करने का राज्य प्रयास करेगा। और क्या करेगा? इसके अलावा जो दुधारू नस्ल के पशु होते हैं, दुधारू नस्ल के पशु, दुधारू नस्ल के पशुओं को संरक्षित करने का राज्य प्रयास करेगा। मतलब कृषि गांव में अर्थव्यवस्था का माध्यम क्या होता है? कृषि पशुपालन। दो के अलावा कोई तीसरा तो नहीं होता मेन फोकस में दो ही होते हैं, या तो कृषि होगी और कृषि के साथ दूसरा कौन सा होगा? पशुपालन होगा। और सामान्यतः दो रहते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति है अगर वो खेती भी कर रहा है तो खेती तो होगी, साथ में उसने कोई ना कोई अपना पशु भी पाल रखा होगा, ठीक है। इस तरह गांव में पशुपालन और खेती दो ही हमारे अर्थव्यवस्था के माध्यम होते हैं। और भारत की आधी से अधिक आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। 47.कुछ% आबादी शहर में रहती है, ठीक है। बाकी की 61% आबादी भारत की कहाँ में रहती है? गांव में रहती है। तो बताओ अगर शहर का विकास करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, गांव का विकास करना ज्यादा बढ़िया रहेगा? गांव का विकास करना ज्यादा बढ़िया। शहर ठीक विकास के इंजन माने जाते हैं, पूरी इकोनॉमी का व्यक्ति यही भी है, लेकिन लोग कहाँ पर ज्यादा रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो जिस तरीके से शहर का विकास करो उसी तरीके से गांव का आगे को विकास करना जरूरी है। तो गांव का विकास करने के लिए एक तो इंडस्ट्री लगाएंगे गांव में, कुटीर उद्योग पता नहीं बैठे, वो तो प्रयास करेंगे। दूसरा और क्या करते हैं? कृषि और पशुपालन को संरक्षित करने का भी प्रयास करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं? इनसे संबंधित सरकार कई नीतियां चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना चलती है, उसमें क्या किया जाता है? किसान सम्मान निधि वो 2000 रुपए की 6000 दिया जाता है, हाँ 6000 2000 रुपए का 3 किस्त आती है, 6000 इसके लिए दिया जाता है, कृषि को प्रमोट करने के लिए। ठीक, पशुपालन को लेके कई तरीके की एनिमल हस्बेंड्री योजना, ये सब योजना चलती है, इससे पशुपालन को संरक्षित किया जाए। प्रधानमंत्री को सोलर पंप वाली योजना, ये सब कई तरीके की योजनाएं होती है, ये सब किसके लिए होती है? ताकि कृषि और पशुपालन को प्रमोट किया जाए। अगला होता दुधारू नस्लों को संरक्षित करने का प्रयास करेगा, उनके वध को हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा। जो गाय को मारने से प्रतिबंधित किया गया है कि जो गौ गाय नस्ल के पशु होते हैं उनका वध नहीं कर सकते। कौन सा आर्टिकल है? यही आर्टिकल है, ठीक है। ऐसे ही नहीं किया गया, समझ गए? तो मतलब अगर से एक आ गया जो गाय के जो नस्ल के जो पशु हमारा होते हैं इनका वध नहीं कर सकते हैं, तो बछड़े वगैरह को छोड़ दिया, किसान समझते हैं परेशान करते हैं, करते नहीं करते नहीं। कौन सा आर्टिकल है? यही आर्टिकल 48। इसके तहत जो दुधारू नस्ल के पशु होते हैं इनका संरक्षण करने का राज्य प्रयास करेगा। और इसके लिए सरकार के लिए छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको दे दें, गोकुल योजना, उत्तर प्रदेश में योजना चलती है गोकुल योजना। गोकुल योजना के माध्यम से उनकी ब्रीडिंग तैयार की जाती है, ठीक है। उनके वो क्या बोलते हैं इस तरीके से स्पर्म्स वगैरह को क्या उनको बचा के रखते हैं ताकि आगे उनकी नस्ल बची रहे। तो ये सब किसके लिए होती है? दुधारू नस्ल के पशुओं को संरक्षित करने के लिए। तो ये हमारा आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 48। आपके जो पूछे यहाँ पशुओं को मारने से संबंधित किया गया कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 80। इसके बाद देखो यहीं पे एक आर्टिकल बताया जाता है, आर्टिकल 48A। 48A में क्या कहा गया है? 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। पर्यावरण संरक्षण की राज्य क्या करेगा? पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करेगा। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए कई तरीके की चीजें होती है, जैसे मान लिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मीटिंग आयोजित की जा रही है, आपको पढ़ते हैं UNFCCC, पढ़ा है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC की मीटिंग होती है, साथ में 29वीं मीटिंग हुई थी, साथ आर्मेनिया आर्मेनिया के अजरबैजान के आर्मेनिया तो वहाँ पे कौन सी 29वीं मीटिंग हुई थी। तो ये हर वर्ष ये किसके लिए होती है? पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। और अगर देखें IQ एयर इंडेक्स जो होता है, IQ एयर के नाम से दुनिया भर के शहरों का
अध्ययन करता है कि कौन से देश में कौन से शहर की पोजीशन पर्यावरण के मामले में कैसी। हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली दुनिया के टॉप प्रदूषित राजधानी में आता है। इस बार भी एक किसी संस्था की रैंकिंग आई थी तो उसमें एंजामिना के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली ही है। फिर बर्नीहाट मेघालय का भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। तो जब तक हमको पता नहीं होगा कि कौन किस लेवल में प्रदूषण में है तो सीधी सी बात है क्या उसके प्रदूषण से निपट पाएंगे, नहीं निपट पाएंगे। 48 में यही कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करेगा। इसमें दो पार्ट देखो, अंदर को 48 ए इसमें देखो राज्य पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करेगा। पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करेगा। अगला देखो अगला कौन सा है आर्टिकल 39 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षित करने का प्रयास ये कौन करेगा, राज्य करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक क्या होते हैं, जैसे मान लिया हमारी संसद भवन है, इंडिया गेट है, लाल किला है, ये सब कैसे होते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है। अगर इनको संरक्षित करने का प्रयास राज्य ना करे तो दिक्कत हो जाएगी, संसद भवन में हमला हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितनी छवि खराब हो गई। बताओ संसद भवन जैसे जगह को नहीं छोड़ा, तो ऐसे में इन जगहों के सुरक्षित करने का प्रयास कौन करता है, राज्य प्रयास करता है। सामान्य हम लोग देखेंगे किसी जगह में जाते हैं तो राष्ट्रीय बल हमारे होते सीआईए सब वगैरह वो सब क्या करते हैं, इनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो इसी के लिए होता है ताकि इनको इन लोगों को क्या करते हैं, संस्था को संरक्षित कर सके। अगला हमारा कौन सा होता है आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 में कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका को पृथक करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या होता है, राज्य कार्यपालिका और विधायिका को पृथक करने का प्रयास करेगा। अब इसको देखते हैं, ये लास्ट हमारा होता है आर्टिकल 51 में कहा गया है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि का प्रयास करेगा। ये दो आर्टिकल समझ लेते हैं क्या होता है। तो वो आर्टिकल 50 में कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका राज्य कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास करेगा। इसमें क्या होता है, देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था शासन प्रणाली के 3 अंग देखे थे। क्लास स्टार्ट की शुरुआत में आपको बताया गया था शासन प्रणाली के हमारे 3 अंग होते हैं और ये तीनों अंग कौन कौन से होते हैं। इसमें देखो एक अंग कौन सा होता है, विधायिका, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विधायिका को लेजिस्लेचर। दूसरा अंग कौन सा होता है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा अंग कौन सा होता है, न्यायपालिका जुडिशियरी। ऐसे करके 3 अंग होता है। तीनों के काम अलग अलग थे या तीनों चाहे कुछ भी अपने मन से कुछ भी करें, अलग अलग काम है ना। ऐसा थोड़ी है कि इनका काम जो है वो इनका काम ये करने लगे, इनका काम ये करने लगे। तीनों के काम एकदम शक्ति के प्रकरण सिद्धांत के माध्यम से तीनों को बांटा गया है। विधायिका क्या काम करती है, विधान बनाना, कानून बनाने का काम कौन करती है, विधायिका। कार्यपालिका क्या काम कर रही है, उस कानून को लागू करना, और न्यायपालिका क्या काम कर रही है, उस कानून के अनुसार डिसीजन लेना। इतना ही काम है। अब मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे कि कानून बनाने की जिम्मेदारी इनकी है, ठीक है, और कानून बनाने ही है, समस्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। दूसरी बात डिसीजन देने का अधिकार इनका है, ठीक है, और डिसीजन यही देने लगे, समस्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अभी सामान्य व्यक्ति के नजरिए से बताना जरा देखिए, हम ये फोटो गेम सिविल सर्जन की तैयारी कर रहे हैं, ये मान के चलो कि हम जैसे हम लोग इसे नहीं घूमते रहते हैं, हम ऐसे बोलते हैं। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, किसी व्यक्ति ने किसी तरीके का कोई क्राइम किया, और चूंकि वो थोड़ा सा पावरफुल व्यक्ति भी है और आपको ये लगता है कि और उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उस
लिया गया। पुलिस वालों ने क्या किया कि पकड़ के उसको लेके जा रहे हैं, थाने में प्रस्तुति नहीं किया और उसका एनकाउंटर कर दिया। ठीक है, उस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, मर्डर किया था, मैंने मर्डर बहुत बुरी तरीके से किया। आपको देख देख के गुस्सा के पास कैसे क्योंकि मेरे हाथ पड़ जाता तो कम से उसके बर्फी के तरीका छोटे-छोटे पीस कर इतनी गुस्सा है इसी का। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस को भी पता है कि अगर इसको हम लेके गए छूट जाएगा, बहुत ऊपर तक हो जाएगा, छूट जाएगा, तो ऐसा करते वे निकाल देते। पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने उसको मार दिया और उसको एनकाउंटर दिखा दिया कि हाँ हम जा रहे थे, इसको पेशी पे लेके जा रहे थे और ये एकदम हाथ छुड़ा के या कुछ करके भाग गया, हमारे गागर में छीन ली और उसका हड्डी में हमला किया। तो फिर जवाबी फायरिंग में हमने हमला किया और सीधे गोली यहीं पे जाके लगी फिर तुरंत गए। इस तरीके के तो आपको भी पता है कि ऐसे नहीं हुआ है, बोले पता है सारी बातें। ये बताओ ये कृत्य सही है कि गलत है? ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं बताओ, सामान्य व्यक्ति अभी तक आपको ये लग रहा है कि हाँ आप ये सही है कि गलत है? अभी सीरियस करते सही है, सामान्य व्यक्ति के लिए सही है। आप सभी लोग सोचे यहाँ बढ़िया है, इतनी बढ़िया तरीका से काटा हम होते हम तो छोटे छोटे बर्फी की तरह टुकड़े करते और बर्फी का तभी बड़ा दाल वाला पेड़ा नहीं तो छोटा था इतना बड़ा टुकड़ा करते, ऐसी फीलिंग आ रही हमारे अंदर। तो हम लोग सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति के नजरिए से सोचेंगे। अब दूसरा आप मानिए एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं और बोले हमसे यहाँ से विभाग इंटरव्यू में पूछ ली जाए, तब क्या जवाब देंगे? तब आपका जवाब क्या होगा? ये करके सही है पुलिस वालों का या गलत है? क्यों गलत है? क्या भाई क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हो गया, क्योंकि पुलिस का काम क्या है? उसको गिरफ्तार करके न्यायपालिका को प्रस्तुत करना है, तब न्यायपालिका जाने मतलब अगर डिसीजन भी हम ही लेने लगेंगे, भले वाइसपी बनेंगे, आपने पेपर दिया आईपीएस बन गया, बस एकदम यहाँ पे अशोक जी ने लगा हुआ है, अब तो बस हमसे बड़ा कोई नहीं है, बस यहाँ ट्रेनिंग भी लेके आए और जैसे वो सिग्नल वाले अवतार यहाँ जैसे कोई दिखा बस तुरंत एकदम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तो ये देखने के नजरिए से चीज अलग है, लेकिन कानून ने चीज क्या होती है गलत है। इलीगल एनकाउंटर शुरू के एक शब्द यूज करते हैं इलीगल एनकाउंटर। तो इलीगल एनकाउंटर में ये चीज होती है, यहाँ पे आगे आर्टिकल 50 में कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक करने का प्रयास करेगा। मतलब होता है कार्यपालिका में आपको बताया कि दो चीजें होती हैं, एक कौन सी स्थायी कार्यपालिका, दूसरी कौन सी अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका क्या जाते हैं मंत्रिपरिषद, स्थायी कार्यपालिका को आप ही लोग आ जाते हैं। स्थायी कार्यपालिका कौन आ जाएगा? जो हम लोग जो सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी प्रशासन ये स्थायी होते हैं। एक बार पता लगे 25 साल के 30 साल के हुए नौकरी लग गई, 60 साल तक हो गया, बस गड़बड़ ना करें, कुछ गड़बड़ करें तो बीच में हटा देगा, हालांकि इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या हो गया एक स्थायी है, इनका कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है और मैक्सिमम 5 साल रहेंगे, इसके बाद तो जाने ही जाएंगे, 5 साल के बाद कोई भरोसा नहीं। मंत्री का तो आज ही भरोसा नहीं कि आज है कल क्या तो मंत्री है कि नहीं, ठीक है? तो ये कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, ये हमारे जैसे स्थायी होते हैं। तो स्थायी ब्यूरोक्रेसी जो होती है, स्थायी ब्यूरोक्रेसी हमारी कार्यपालिका का एक हिस्सा होती है। तो इनका सबका काम चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, इनका काम क्या होगा? कानून को लागू करना, डिसीजन देने का काम नहीं है। अब मान लिया आप बन गए आईपीएस, एग्जाम्पल तो बोले ना हमने आईपीएस, आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, आप पता कि कोई व्यक्ति जहाँ ने क्राइम किया है, मैंने हत्या की है या और किसी तरीके का कोई ऐसा क्राइम किया, तो क्राइम करने का नाम लगता है कि मेरे पास पावर नहीं है, फिर उसने क्राइम किया, मरना तो उसको ही है, ऐसा करते हमें मार देते फायदा क्या? 3 साल तक जिंदा रहेगा, 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, तब तक तो जिंदा रहेगा, 3 साल तक आएगा उसको खाली बैठाया जाएगा, फिर 3 साल बाद रहेगा तो आज रहेगा तो आज ही मार देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन देने का काम किसका है? न्यायपालिका का है, डिसीजन देने का काम आपका नहीं, ठीक है? तो इससे हाँ अगर वास्तव में परिस्थिति ऐसी बनी थी कि वो भागा था और उसके बाद अटैक किया, सिचुएशन रियल में थी, तब तो आप रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन सामान्यतः ऐसा क्या होता है? कई बार ऐसा होता है ये हमारे इलीगल फर्जी एनकाउंटर होते हैं, उन्हें भी होते हैं फर्जी एनकाउंटर होते हैं वैसे होते हैं, इस तरीके से जैसे वो गाड़ी पलट गई थी, ठीक है? ऐसे गाड़ी पलट गई थी, पलट गई, ऐसे कई बार होते हैं, पता नहीं गाड़ी पलटी की नहीं पलटी, बिना देखे पलट हो गई। तो ये क्या है कि आर्टिकल 50 के अंदर ये बात कही है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास करें। तो पैसे का घर में कुछ भी कहे बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, हाँ बढ़िया कहना बहुत बढ़िया,
तू पूछ ली, हाँ बहुत बढ़िया किया, तब वो कहे ठीक हम बहुत बढ़िया करते हैं। अपनी मेंटालिटी अलग अलग है, बाकी घर वालों की मेंटालिटी अलग है। अगला हमारा कौन सा है? आर्टिकल इक्यावन। आर्टिकल 51 को क्या कहा गया? इसका राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक देश है रूस और दूसरा देश कौन सा है? यूक्रेन। ये हमारा इससे तो मतलब है और दूर दूर है, हमारे नजदीक में ही है, बहुत दूर है। अरे रूस से यूक्रेन से बहुत दूर है, दोनों लड़ रहे हैं, अब से नहीं है, 3 साल हो गए फरवरी 2022 से लड़ रहे हैं, 23 में 24 में 2022 से लड़ रहे हैं, 3 सालों से ज्यादा हो गए लड़ते। तो ये बताओ इतने समय से लोग लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया इनसे सीख रही, मान जाओ, ना लड़ो ना लड़ो। हमारे मोदी जी बार-बार जाते हैं, समझाते हैं कि ना लड़ो, द्विपक्षीय बातचीत से समझौता हल करो। फिलिस्तीन, दूसरा कैपिटल कौन सा? फिलिस्तीन और कौन सा वो? इजराइल। ये लोग लड़ रहे हैं और उसी वाले पड़ोसी, ठीक है, फिर भी बार-बार जाकर टू स्टेट सॉल्यूशन, कि 2 स्टेट होने चाहिए, इस तरीके से सॉल्यूशन कैसे नहीं करते? भारत के सब लोग जाके कहते हैं और अभी ईरान वगैरह में युद्ध हुआ, हम लोगों ने बार-बार सबसे कहते नहीं लड़ाई ना लड़ो, भाई क्या मतलब इतनी दूर लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ने दे क्यों बंद कर रहे हैं? जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया हम जहाँ रहते हैं, ऐसे मान लिया कि मेल रोड है और मेल रोड से ऐसे ट्रेन चल रही है, ठीक है, हम इस मेल रोड से गली में रहते हैं और इस मेल रोड से मान लिया ऐसे करके 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हमारा मकान है, ठीक है, क्या 100 मीटर की दूरी पर हमारा मकान है और ये पूरी जो गली है ये मान लिया इस गली की लंबाई है 1 किलोमीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब क्या हो गया? 1000 मीटर। और हमारा जो घर है इस गली से कितनी दूर पर है? 100 मीटर की दूरी पर। एकदम इस गली के कोने में बिल्कुल इस वाले मकान में, उस वाले मकान पड़ोस के दुकान में हम यहाँ से पढ़ा के गए, पर ये गली इतनी लंबी है कि हाँ यहाँ से आपकी सारी बातें समझ जाएंगे, 1 मिनट को ज़्यादा एरिया नहीं होगी। मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों जैसे यहाँ से पढ़ा के गए, दोनों लड़ रहे थे किसी तरीके से, हमने सोचा उन सब मेरे पड़ोस में 900 मीटर दूर है, 10-12 मकान आगे लड़ रहे और ठीक है किसी को लड़ते थे, बेटा निपट जाएगा, बढ़िया है, लड़ रहे हमने आराम से दोनों को लड़ने दिया। अभी सामान्य लड़ाई चल रही है, अभी कोई लड़ाई ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं होगी, शाम को लड़ाई हल्की फुल्की लड़ाई, हम गए भी नहीं बचाने के लिए, अगर हम जाते तो हो सकता है मामला यहाँ पे शांत हो जाता, लेकिन हमने कहा ठीक है लड़ने दो, विवेकान कम हो जाएंगे, सही है, ठीक है, हमने गए नहीं बचाने के लिए। और उस समय तो मानकर किसी भी थोड़ा हो गया शांत, हम आराम से रात में सो गए और रात में ये मामला फिर से ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया और लड़ाई झगड़ा इस लेवल पहुंच गया कि एक ने दूसरे व्यक्ति की हत्या, फिर बड़े रिश्ते में पहुंचे। आप बताओ जब ये हत्या हो गई तो सीधी सी बात है पुलिस जांच होगी, अब पुलिस जांच होगी तो पुलिस कहाँ इसी के लिए करेगी, और हम पता है कि यहाँ से जा रहे हैं पीलीभीत तो 5 मार्ग करे कोचिंग लेने के लिए, फिर टाइम हो रहा है 11 रात या पूरा टाइम हो गया 11 बज रहे हैं और 12 बजे पहुंच रहे हैं, पुलिस वाले जब यहाँ से आएंगे तो हमें रोकेंगे, हमें जाने देंगे, तुरंत रोकेंगे कि तुम्हारी गली में ऐसा कांड हो गया, बताओ कि बात क्या थी, किसमें हुआ, तो एक हम डिस्टर्ब होंगे नहीं होंगे, डिस्टर्ब होंगे नहीं होंगे। तो अगर हम ये कल नहीं करते, कल जाके समझा देते तो ये ना निपटता, समझ रहे? अगर ये ना निपटता तो आज पुलिस नहीं आती, तो हम भी आगे यहाँ पे आके पढ़ा रहे होते, समझ रहे? तो ये चीज होती है, इसीलिए एक एग्जाम्पल ले लिया छोटे से अंतरराष्ट्रीय स्तर में देखते हैं। अगर रूस यूक्रेन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम रूस से पता लगे बहुत से हथियार खरीदते हैं, ठीक है, रूस हमारा एकदम ऐसा वाला दोस्त समझो कि इससे पक्का दोस्त कोई नहीं, ऐसा वाला दोस्त है हमारा, ठीक है, तो रूस से मान लिया हम हथियार खरीदते हैं, रूस से तेल खरीदते हैं, रूस अपना युद्ध लड़ रहा है किसके साथ? यूक्रेन के साथ, और हमारी भी परिस्थितियां बनी हुई है चीन के साथ भी लड़ने की, या हमारी परिस्थितियां बनी हुई है पाकिस्तान के साथ लड़ने की, और हमें चाहिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक, तो ये बताओ पहले रूस अपना एयर डिफेंस सिस्टम संभालेगा कि पहले हमें एयर डिफेंस सिस्टम देगा? पहले अपना संभालेगा, ठीक है, तो अपना संभालेगा तो सीधी सी बात है हमें एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिलेगा, और हमें नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, और वहीं पे अगर हम रूस को वही लोगों को समझा दें कि ना लड़ाई ना लड़ो, अगर ये दोनों लड़ाई ना लड़े तो हम अगर पाकिस्तान से अचानक से लड़ने बैठेंगे तो कम से कम ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका दे देगा, या फिर यहाँ से तेल की सप्लाई होती है तो पहले में तेल सप्लाई करेगा तो पहले जो है अपना युद्ध बचाएगा, पहले अपना युद्ध बचाएगा, पता लगे हमें यहाँ से तेल सप्लाई कर रहा है तो
सप्लाई चेन प्रभावित हो जाएगी, सीधी सी बात है, दूसरे देशों में क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ भी महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ने दे या युद्ध ही ना होने दे, युद्ध ही ना होने दे। इसके लिए प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है, 51 में, कि राज्य क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि का प्रयास करेगा। यहाँ तक की बातें क्लियर, इतने हमारे होते संविधान के नीति निर्देशक तत्व, ये हमको सब पता होना चाहिए कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हमारे कौन कौन से क्लियर कीजिए। आप देखो नीति निर्देशक तत्वों के बाद अगला टॉपिक आपका ये छोटा सा और आ जाता है, वो कौन से हमारे मौलिक कर्ता। इतने आर्टिकल आप यहाँ तक के आर्टिकल अपने सभी याद रखो, यहाँ तक के आर्टिकल नहीं भूलने हैं। अब हम मौलिक कर्तव्य का हम लोग केंद्र की कार्यपालिका विधायिका वगैरह देखेंगे, वहां पर आपको मेन आर्टिकल बता दें वो ध्यान रखिए। अब जो अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, मौलिक कर्ता, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद क्या पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं। पहला पॉइंट ध्यान रखो कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं। ये तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट बेसिकली। दूसरा पॉइंट, जब मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे तो सीधी सी बात है इसको बाद में जोड़ा गया होगा। तो इनको कब जोड़ा गया था, एक संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या किए गए थे, हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है, बाई चांस आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, वहां मिल जाए तो 10, तो क्या करना है, गलत हो जाएगा। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इस संविधान में जोड़े कब गए हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और आप ये ध्यान रखो कि इसके लिए एक संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002-2003। इसके माध्यम से क्या किया गया है, संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब यहाँ तो किस तरीके से कंफ्यूज करेगा, यहाँ पे आपसे इस तरीके से कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ठीक है, पहला पॉइंट रहेगा, पहला स्टेटमेंट रहेगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। दूसरा विकल्प आपको देगा कि मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए। कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत है, दोनों से दोनों फिर से सुन ध्यान से। पहला विकल्प है आपका, पहला स्टेटमेंट है कि 86 है, फिर से ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन पूछते बोल रहे कि पहला विकल्प है आपका, पहला पॉइंट है कि 86 वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। 11 ठीक, पहला विकल्प है कि वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। दूसरा विकल्प देगा कि मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था। आप बताओ कितने सही कितने गलत, दोनों सही दोनों गलत, क्या पहला सही है, दूसरा गलत। ठीक है, यहाँ बस ये बस इतना सा कंफ्यूजन छोटा सा, 11 है वर्तमान में, ठीक है, लेकिन 10 है मूल संविधान से नहीं है। ये कब से है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, मूल संविधान में हमारे एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि जो मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, एक देश था, इसका नाम था सोवियत संघ, सोवियत संघ, यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है, यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। दूसरा पॉइंट अगला, 42वां संविधान संशोधन था, इस 42वें संविधान संशोधन की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, इसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। एक समिति बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 मेंबर शामिल किए गए। ये 12 मेंबर्स की एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, और इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति में जो 12 मेंबर थे, इन लोगों ने उस समय यूएसएसआर के संविधान का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने चाहिए। 8 को रिकमेंड किया था। किस तरीके से सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे एक बार बता देंगे, पहले पॉइंट सारे देंगे। पहला पॉइंट, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। दूसरा पॉइंट, इनको कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा
से लिए गए हैं? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार सरोवर सिंह समिति में कितने सदस्य थे? 12। और इन्होंने कितने रिकमेंड किए थे? 8। हालांकि शामिल कितने किए गए थे? 10। ठीक है, बस ये चीज यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे इसे तो। क्वेश्चन है सरदार सरोवर सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य रिकमेंड किए थे? कितने थे? 8। लेकिन शामिल कितने किए गए थे? 10। भाई ये तो एक समिति है, कोई जरूरी नियम समिति की सिफारिश माने कि नहीं? सब ने कही वैसा ही माने? अगर सही लगेगा तो मान लेगा। इन्होंने तो जो है टैक्स देना भी एक मौलिक कर्तव्य घोषित किया, लेकिन टैक्स देना हमारा मौलिक कर्तव्य थोड़ी, उसको हटा दिया गया। तो इन्होंने 8 रिकमेंड किए थे और माने कितने गए थे? 10। इसके लिए संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक भाग शामिल किया गया था। भाग कौन सा था? 4A। और आर्टिकल अगर पूछा जाए, आर्टिकल कौन सा है? 51A। आर्टिकल 51A में भाग 4A के तहत ऐसे 11 मौलिक कर्तव्य हमारे शामिल है। इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने थे? 10। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कितने थे? 1। फिर ऐसे मिलाकर कितने हो जाते हैं? 11। ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य एक नजर डाल के रखते कि कौन कौन से दिखा दे रहे हैं, कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य है। कर्मचारी बस इतना जानो कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य बड़ा अकेला ऐसे में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा आप 4A के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है या कौन सा मौलिक कर्तव्य है। एक नजर में आप कर लीजिए, बता देगा कि ये वाला मौलिक कर्तव्य है। तीसरी चीज है आपको बेसिक ध्यान रखना। जब क्वेश्चन आपको बताते हैं कि मूल संविधान में कितने थे? एक भी नहीं था। कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसकी सिफारिश पर? सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। कहां से लिए गए? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कितने शामिल किए गए थे? 10। कितनी की सिफारिश की गई थी? 8 की। कौन से भाग में है? 4A में है। कौन से अनुच्छेद में है? 51 में है। वर्तमान में कितने हैं? 11 है। 11 का बोला गया 86वें संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन बता चुके हैं। 86वें के द्वारा 3 जगह चेंज किया गया। जब भी 86वां संविधान संशोधन आए, दिमाग में से 3 डंडा अपने आप आता है। ठीक, और 3 जगह आता है। पहली कौन सी? ये हमारी डीपीएस थी। दूसरी कौन सी? फंडामेंटल राइट्स। और तीसरी कौन सी? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, बता दो डीपीएस में क्या चेंज किया गया? क्या चेंज किया गया डीपीएस? कौन सी? आर्टिकल हमारा सही आई वाला सही क्या होता है? 45 आर्टिकल 45 की भाषा चेंज की। ऐसे तो बहुत छोटी मेरे पास आवाज आ जाएगा। हमारी आवाज तो बहुत जल्दी हमारे पास हेडसेट लगा हुआ है, आपकी आवाज थोड़ी सी धीरे आती है। हमें जरा लगा कि 45 किसी ने कहा, लेकिन आवाज थोड़ी सी धीमी आई। आर्टिकल 45 की भाषा चेंज की गई थी। डीपीएस के तहत इसमें फंडामेंटल राइट्स में क्या किया गया? किस के साथ किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या किया गया? क्या बोलेगा तो छोटी इतनी चीजें ये आपको ध्यान रखना। 86वें संविधान संशोधन, जितने संविधान संशोधन यहाँ पे आ रहे हैं, कम से कम इतने ध्यान रखने ही रखते हैं। ठीक, और अगर याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। इतने याद तो रखने ही रखते जितने यहाँ पे आ रहे हैं। तो नोट करो पहले मौलिक कर्तव्य, फिर सब मौलिक कर्तव्य एक नजर में लिख लो कौन कौन से हैं। ये नहीं लिखो मौलिक कर्तव्य, उसमें देखो पहला पॉइंट लिखो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। दूसरा पॉइंट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। संविधान में शामिल किए गए। अगला पॉइंट 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A
अंतर्गत R4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A R4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में सोवियत संघ से प्रेरित होकर सोवियत संघ के संविधान से अब तो सोवियत संघ रहा ही नहीं, क्या हो गया, रूस हो गया उसके जगह, ठीक है। पहले रूस कई देशों को मिलाकर एक संघ होता था, उसको क्या बोलते थे, सोवियत संघ। 1951 में सोवियत संघ टूट गया, इसके कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और रोमानिया, बुल्गारिया, कई पूर्वी यूरोप के देश निकले। ये सब कहां से निकले हैं, इसी 1907 से निकले। और इसका अवशेष कहां रह गया, रूस रह गया। तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किए गए इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। इस समिति में 12 सदस्य थे। 12 इस समिति में 12 सदस्य थे, जिन्होंने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002-2003 मतलब 2002 में आया, 2003 में लागू हो गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002-2003 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। ठीक है, एक एक करके लिखो शॉर्ट पे कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है। नंबर 1 नंबर 1 संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें। आप लोग एनसीईआरटी की किताबें अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी की किताब जैसे खोलेंगे तो पहला दूसरा पढ़ना खोले तो एक प्रस्तावना लिखी हुई जाएगी आपको पहले दूसरे पर लगे, और उसी का आगे आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं। गोल्ड वाली में तो मिल जाता है, एमपी वाली के साथ ध्यान से होता है, तो गोल्ड वाली एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। जिस पर नाम बोलेंगे तो ये का पहले जब पूरी प्रस्तावना लिखी होगी और दूसरे में क्या होगा, हमारे 11 मौलिक कर्तव्य लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट कर लीजिए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। नंबर 2 स्वतंत्रता के लिए
हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करें, भारत की संप्रभुता, एकता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, नंबर 4 देश की रक्षा करे, नंबर 6 देश के सभी लोगों में, चार हो गए, 5 में चलाए, देश के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व भाईचारा, समान भ्रातृत्व की भावना का, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, हमारी सामाजिक, ऐसे सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, मतलब अलग अलग जाति धर्म के लोग सब हैं, तो ऐसे करके उनका कंपोजिट कल्चर होता है, सभी लोग यहाँ पर एक समान एक साथ रहेंगे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, का महत्व समझे, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें एवं उनका संवर्धन करें। जैसे जोखन वगैरह नहीं होते हैं, इनको सबको काटने के लिए मना किया जाता है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें एवं उनका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। मतलब यह है कि थोड़ा साइंटिफिकली सोचने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि किसी तरीके की रूढ़िवादी परंपरा में उलझा हुआ है। जैसे गाँव में देख लो, गाँव में आप बहुत सी परंपराएं आती है, इसलिए कोई रूढ़िवाद में उलझी हुई, कोई साइंटिफिक उसके लिए रीजन नहीं है, फिर भी लेके चलेगी। ऐसा एक करता है कोशिश किया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करते सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति का ये ना है कि ट्रेड में जा रहा है, कौन सी मेरी ट्रेड लेके गई सब काट दिया, ठीक है। ये क्या है, सार्वजनिक संपत्ति जो है देखा जाते हैं, कौन सी मेरी ट्रेड है, कौन सा हमसे पैसा गया हुआ है, जीपीएस सीट काट के होगा, ऐसे ट्रेड का आना शुरू करके धीरे से सब लगाई चलते हैं। क्या मतलब कहीं कुछ भी है, ऐसे को कैसे कुछ लेके चले जाएंगे। कॉलेज पढ़ने आ रहे हैं, कॉलेज पढ़ने आ रहे हैं,
यही कॉन्सेप्ट होता है कि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए खर्च कर दिया जाए। पर दो बात और है, हमसे लिया किसी और पे खर्च कर दिया, किसी और से लिया हम पे खर्च कर दिया, ये चीज होती है। कौन से निकल व्यक्तिगत, अगला लिखो व्यक्तिगत न होगा, चल रहा है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के द्वारा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के द्वारा उत्कर्ष की ओर, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा, बढ़ने का प्रयास करेगा। मतलब हम अपने कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी कर सकते हैं और इसके अलावा व्यक्तिगत भी और सामूहिक प्रयास भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से लोग क्या करें, उन्नति करेंगे। 10 हो गए, ये 11 लिखो। प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य है, प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष, एक अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने का, प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई मौलिक कर्तव्य, आपके डीपीएससी भी हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए। कल हम लोग राष्ट्रपति पे ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। केंद्र की कार्यपालिका हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और कल लोगों का पहला टॉपिक होगा राष्ट्रपति। इतना हम लोग कल आपकी हिस्ट्री क्लास में मिलेगा, हिस्ट्री क्लास में। तो आज साथ पॉलिटिक्स क्लास लेंगे। आज हम लोग मूल अधिकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, मेरे भी कहीं ना कहीं आए हुए, उनको हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे। तो मूल अधिकार का पढ़ो, ठीक है। उसका करना कोई नहीं, जब वहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा तो हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग अपने अपने एक आंसर लिख लिया, उसके बाद ये देखो कि हमने आंसर था बड़ी है कि नहीं। लास्ट में देखो कि कितने क्वेश्चन हुए, कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए। इस तरीके से हमने क्वेश्चन ये